नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में आज हम 26 जुलाई 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट के 2 पेपर डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट मैथ के सवाल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। और इससे पहले कि ये सेकंड लास्ट पेपर है, इसके बाद में एक और पेपर आएगा, फिर हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 है। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, अभी आपको पता है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम का शेड्यूल आ गया है। तो डेली एक मॉक टेस्ट कम से कम आपको जरूर लगाना ही होगा। टेस्ट बुक पर बात करें तो अब यहाँ पर टोटल 276 मॉक टेस्ट हैं स्पेशल एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो डेली एक या दो मॉक टेस्ट आप लगाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। टेस्ट बुक पर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो टोटल 2,57,000 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अभी भी आप नहीं जुड़े हो तो डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा। इन स्टूडेंट के साथ आप भी स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी कीजिएगा। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्यादा जानकारी के लिए आप चेकआउट कर लीजिएगा। 30,000 रुपये की राशि को 60.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। तो देखो, 2 साल का ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि आधार पर, ये है, और दर आपको दे रखी है 7.5। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा जब आंसर देखते हैं तो पॉइंटों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो जब यदि आंसर आपको पॉइंटों में दिखाई दे तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप दर को कंपाउंड कर लो। तो 2 साल के लिए कंपाउंड कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 इस फॉर्मूले से। यदि आप इससे कंपाउंड करोगे, 7.5 हो गया ये, ठीक है। 7.5 प्लस 7.5 करोगे, प्लस फिर 7.5 को हम 15/2 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको 15 × 15 और नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा और 100 और है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 7.5 7.5 जुड़कर कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 225/400 हो जाएगा। अब 4 का भाग 225 में जब आप दोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, पहले 5 बार जाएगा, उसके बाद में 6 बार जाएगा, फिर भाग जाता नहीं है आगे, तो पॉइंट उतरेगा और 25 इतना आ जाएगा। बटे के अंदर है 100। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, दर 15 पॉइंट। ये जब आप 2 जीरो नीचे है तो इसकी वजह से 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगी, 56.25 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 15.5625 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 15.5625 हो चुकी है आपकी कंपाउंड दर। अब बस आपको सिंपल क्या करना है, 30,000 का 15.5625 निकालना है। सिंपल सवाल बन चुका है। 30,000 का 15.5625 इस प्रकार से निकालना है। निकाल लो आप। तो देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा 3466,875 इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो, दशमलव कितने स्थान के बाद है, 4 स्थान के बाद है, और साथ में यहाँ पर 2 जीरो है। तो क्या होगा कि 2.20 से कट जाएगी तो 2 स्थानों के बाद बचेगी, तो 34,668.75 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला मेथड हो गया, इसी से करोगे तो आपको सबसे आसान लगेगा। इसलिए जब भी आपको ऑप्शन में परसेंटेज यानी पॉइंटों में दिखाई दे तो आप सबसे पहले उसको क्या करो, दर को कंपाउंड करने की कोशिश करो। इन सवालों में, चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में मेन दिक्कत क्या है कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि किस मेथड से सवाल को आसानी से किया जा सकता है। जैसे यदि हम सेकंड मेथड यूज करें, जैसे सिंपल यदि हम यूज करें तो उससे सवाल आसान नहीं होगा। जैसे कि 30,000 हो गया, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे जैसे P × 1 प्लस R/100। तो दर कितनी है, 15/2। तो नीचे 2 और 100 था तो इतना हो जाएगा, इंटू 2, 2 वर्ष। तो ये आपका 30,000 हो जाएगा। इसको यदि आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आपका 225/200 आएगा। इसकी पावर कितनी है, 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30,000 तो एक लिख सकता हूँ, फिर 225/200 इंटू 200। अब आपको इनको सरल करना है और वही आंसर आने वाला है।
तो ये आपको अब सरल करना है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो यही आपको फाइंड करना है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में मेन चीज ये है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 1 से 100 के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य नंबर, और ट्विन प्राइम का मतलब हो गया ऐसे नंबर जिनके बीच में अंतर 2 का हो। एक तो प्राइम होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। प्राइम का मतलब अभाज्य नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। और साथ ही के साथ उसमें क्या होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए केवल। कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। इससे ज्यादा का ना अंतर होना चाहिए, ना इससे कम का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार से 1 से 100 के बीच में कितने ऐसे जोड़े बनते हैं? तो टोटल 8 जोड़े बनते हैं। या तो आप याद रखिए कि 8 जोड़े बनते हैं, नहीं तो जो सारे प्राइम नंबर्स आप 1 से 100 के बीच में लिख लो और फिर उनके बीच में देखो कि कहाँ पर 2-2 का अंतर है, वो जोड़ा लेते जाओ आप। उस प्रकार से आप गिन सकते हो। तो देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ट्विन प्राइम क्या होता है। अभाज्य नंबर, अभाज्य में वो नंबर जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 का अंतर हो। जैसे कि 3 और 5 ये आपका एक पेयर बन गया। फिर 5 और 7 ये दूसरा पेयर बन गया। 11-13 ये तीसरा पेयर होगा। और 17-19 ये चौथा पेयर होगा। उसके बाद में 29-31 ये आपका चौथा पेयर होगा। 41-43 ये आपका छठा पेयर होगा। और 5-9-6-1 ये आपका 7, और 7-1-7-3 ये 8 पेयर टोटल बनेंगे जिनके बीच का अंतर 2-2 होता है। बाकी इसके अलावा 100 के बीच में और कोई नहीं ऐसा पेयर बनने वाला है कि अभाज्य भी हो और उनके बीच में अंतर 2-2 के भी हो। तो ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। 11 की पावर 41 प्लस 3 को 10 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 11 को सबसे पहले मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 10 प्लस 1 की पावर 41 प्लस 3/10, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर यदि हम शेषफल की बात करें, 10 में तो 10 का भाग चला जाता है, कितना बचा? 1 की पावर 41 शेषफल बचा, और यहाँ पर आपका 3 शेषफल बचा। किससे डिवाइड करना है? 10 से। तो 1 की पावर 41 का मतलब 1 प्लस 3/10, तो टोटल ऊपर कितना आ गया? 4। अब 4 में 10 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए हम कह देंगे कि 4 ही हमारा क्या बचा है? शेषफल बचा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 9। द नंबर दैट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड itself इज कॉल्ड ए नंबर। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि या तो भाज्य नंबर, इसको भाज्य भी बोलते हैं, या फिर हम कह देंगे समग्र नंबर, यानी कि जिसमें सारे के सारे नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो अधिक संख्याओं, जिसमें एक से ज्यादा नंबर सम्मिलित हो, तो उसको समग्र कह दिया। प्राइम नंबर का मतलब है भाज्य नंबर। और ओड और इवन तो आप जानते हो, ये हो गया। तो नंबर दैट हैज फैक्टर 1, यानी कि वो कह रहा है कि या तो उसका फैक्टर 1 हो, ऐसा नंबर जिसका या तो फैक्टर 1 हो, या अदर देन द नंबर दैट हैज फैक्टर। वो कह रहा है कि 1 और इटसेल्फ, अपने आप, और 1 के अलावा भी यदि फैक्टर रखता है, अदर देन का है ना या, तो इसका मतलब कि अपने और 1 के अलावा भी यदि वो कोई और फैक्टर रखता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? ठीक है। यदि 1 और अपने आप को रखता है, ये 2 ही फैक्टर होते हैं, तो हम कहते हैं वो अभाज्य नंबर होता है। और अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य नंबर, या समग्र नंबर, इस प्रकार से कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 12। यदि ए बी सी डी वितत समानुपात या कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है, तो इसका आपको मान बताना है। अब वितत समानुपात का मतलब क्या है, कंटिन्यूड का मतलब क्या है कि A/B इक्वल होगा B/C इक्वल होगा C/D, इस प्रकार से ये कंटिन्यू, एक तरीके से हम इसको कंटिन्यू लिख रहे हैं। A/B, B/C, C/D, इस प्रकार से लाइन से चल रहा है।
तो मैंने मान लिया इसको बराबर के, यानी कि सारे के सारे बराबर किसके मान लिए, मैंने के बराबर मान लिए। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ, यानी सबसे पहले को यदि के बराबर रखते हैं तो मेरा बी के आ जाता है। इसी प्रकार से बी की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरा आ जाता है सी के आ जाता है, और सी की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरा आ जाता है डी के आ जाता है। तो ये तीन वैल्यू आपकी आ गई, ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई के टर्म्स में। अब हमें इसके अंदर मान रखना है, तो आपको केवल इस वाले फैक्टर में मान रखना है, इस वाले के अंदर मान नहीं रखना है। तो m, ठीक है, उसके बाद में a का मान आप रखोगे तो b की पावर क्यूब और k की क्यूब, इस प्रकार से। फिर n, c की क्यूब, k की क्यूब, ये हो जाएगा माइनस r, d की क्यूब, k की क्यूब। ऊपर तो इस प्रकार से हो गया है, नीचे एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब, ये हो गया है। तो ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा आपका, अगली लाइन में करते हैं, ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आपका के क्यूब कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में ऊपर बचेगा एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब, ये बचेगा। और नीचे की बात करते हैं तो एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब। तो ये देखो दोनों सेम हो गए हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। आपका मान कितना आया, के क्यूब आ चुका है, के क्यूब आ चुका है। अब आप जब ऑप्शन देखते हो तो अनुपात दिख रहा है आपको ए डी बी सी सी बी डी ए, इस प्रकार से। तो देखो के क्यूब से अब हम इस प्रकार से अनुपात कैसे बनाएंगे। आप एक बार के की वैल्यू ये ले लोगे ए बटे बी, दूसरी बार बी बटे सी ले लो, तीसरी बार सी बटे डी ले लो। इस प्रकार से तीनों क्योंकि के बराबर है तो हमने के क्यूब का मान निकालने के लिए एक बार रख दिया ए बटे बी, दूसरी बार बी बटे सी और तीसरी बार सी बटे डी रख दिया है, इस प्रकार से। तो अब इससे क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, आपका ए बटे डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, एक हो गया है। कौन सा हो गया है, एक हो गया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 की बात करते हैं। एक्स अक्ष पर ऐसे कितने बिंदु हैं जो बिंदु 2 3 से सी इकाई और सी इकाई की दूरी पर स्थित है, और सी क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, 3 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखो सबसे पहले हम इस प्रकार से, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, इस प्रकार से। अब देखो कह रहा है कि एक्स का मान कितना है 2 और वाई का मान कितना है 3, यानी कि एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी कितनी है 2 है, और वाई अक्ष से उस बिंदु की दूरी कितनी है 3 है। इस प्रकार से यहाँ पर कोई बिंदु है जिसकी दूरी एक्स अक्ष से 2 है, और एक्स अक्ष से तो 3 हो गई और वाई अक्ष से 2 हो गई, इस प्रकार से। अब बताइए कि इस एक्स अक्ष के ऊपर ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं जिनकी दूरी इस बिंदु से 3 से कम हो, जिसकी दूरी इस बिंदु से 3 से कम हो, और वो एक्स अक्ष के ऊपर होना चाहिए। देखो यदि सबसे छोटी दूरी की बात की जाए, लंबवत दूरी जिसको हम कहते हैं, वो आपकी कितनी है इस बिंदु से और एक्स एक्स के बीच की 3 है। तो 3 से कम तो कोई भी बिंदु नहीं हो सकता, जो भी बिंदु लेंगे वो हमेशा 3 से बड़ा होगा, मिनिमम 3 होना चाहिए। उसने कहा 3 नहीं होगा, 3 को हमें नहीं लेना है, 3 से कम, इक्वल का साइन नहीं है, केवल 3 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल 29। एक ऐसा त्रिभुज एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष आपको ये दे रखे हैं। यदि त्रिभुज बिंदु ए पर समकोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर छोटा ए है उसका मान हमें बताना है, और ए कोण क्या है, समकोण है। तो इस प्रकार से ये आपका ए हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इस प्रकार से। तो ए के निर्देशांक कितने हैं, 0 0 है। बी के हम a5 मान लेते हैं और सी के हम -5 5 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों दूरी निकालनी पड़ेगी। जो तीनों भुजाओं की लंबाई है वो हम निकाल सकते हैं। बिंदु दे रखे हमें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से।
और उसके बाद में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ए बी की लंबाई निकालते हैं सबसे पहले, या कह दो ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 5 माइनस जीरो का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ से हम ए सी की लंबाई निकालते हैं। ए सी कितना हो जाएगा आपका, इसी प्रकार से -5 में से जीरो घटाते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो 5 का स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर प्लस ही आएगा। इसी प्रकार 5 में से जीरो घटाओगे तो भी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका ए सी का स्क्वायर आ चुका है। अब आपका बी सी का स्क्वायर और निकालना पड़ेगा। बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए में से आप -5 को घटा दो तो ए प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर कितना आ गया, ए प्लस 5 का होल स्क्वायर आ चुका है। ये 5 माइनस 5 कट चुका है। इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो ओपन बाद में करेंगे, चलो रख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ इसके अंदर। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा, हम कहेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दे रखा है। ए सी के स्क्वायर का 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दे रखा है। और बी सी की बात करें तो ए प्लस 5 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इधर कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा 25 25 25, ये आपका 75 हो जाएगा। और राइट साइड में आपका ए स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a, ये हो गया है। तो अब आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ये 25 75 में से जाएगा तो 50 बराबर 10a बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं a बराबर कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से 5 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई, कितनी हो गई, 5 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले तीनों भुजाओं की लंबाई निकाली और उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। सवाल नंबर 43, रेखा 4x माइनस 3y इक्वल टू 10 और ये वर्त की समीकरण दे रखी है। ये प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि ये रेखा इसको कहाँ कहाँ पर काट रही है, इस प्रकार से दो बिंदुओं पर काटेगी कोई भी रेखा। तो पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से बिंदु पर ये रेखा इसको काट रही है। अब यदि आप बेसिक से करते हो तो ये काफी लंबा है, मगर हमें वो बिंदु दे रखे हैं, केवल ये चेक करना है कि कौन सा बिंदु है। तो जो बिंदु होगा वो रेखा पे भी स्थित होगा और वर्त पे भी स्थित होगा। यानी कि रेखा की समीकरण में रखने पे भी 0 हो जाएगा और वर्त की समीकरण रखने में भी मान कुल टोटल सेटिस्फाई करेगा या 0 हो जाएगा। तो आप बिंदु रख के देखो, आपके पास बिंदु दे रखे हैं, पहले से रखो, दूसरे से रखो, तीसरे से रखो, चौथे ऑप्शन से रखो। तो देखो मैं पहले दूसरा ऑप्शन रखता हूँ कि हमें पता तो है कि पहला ऑप्शन होगा, पहले हम दूसरा ऑप्शन रखेंगे। और वो भी केवल हम रेखा की समीकरण में रख के निकाल सकते हैं, वर्त की हमें ऐसे भी जरूरत नहीं है, केवल रेखा से हम देख सकते हैं। तो देखो 4x माइनस 3y इक्वल टू 10, इसके अंदर हम 2 माइनस 3 रखते हैं। तो 2 रखा और y की जगह -3 रखोगे तो ये 9 हो जाएगा बराबर 10। 8 प्लस 10, यहाँ 8 आया, यहाँ 9 आया, ये 10 हो गया। तो ये इधर तो आपका रखा है 17 इक्वल 10। तो ये क्या बराबर है, नहीं है। तो ये आपका बिंदु नहीं होगा, ये ऑप्शन कट चुका है। यानी पहला बिंदु ही जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है रेखा की इक्वेशन को, तो दूसरा क्यों करेगा। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरे ऑप्शन को यदि आप रखते हो तो आपका माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा। इधर आपका 10 है, तो क्या माइनस का 17 10 के बराबर है, नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। इसी प्रकार से आप ऑप्शन नंबर 4 में भी यही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो हमें पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब उसको रख के देख लेते हैं कि किस प्रकार से सेटिस्फाई करता है। तो जब आप x का मान 4 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन रख रहे हैं, यहाँ पर रख देते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है।
16 माइनस और 2, y की जगह 2 रखोगे तो ये आपका 6 हो जाएगा और राइट साइड में 10 है। तो देखो 10 इक्वल 10 आ चुका है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 58। कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, इस प्रकार से कहाँ तक है? कोस 90 डिग्री तक है। तो इस प्रकार से दे रखा है आपको, तो बीच में देखो ये कोस 90 है, कोस 90 है, सब आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। तो कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान हम जानते हैं कि 0 होता है। यदि इसका 0 है और 0 यदि किसी से मल्टीप्लाई होता है तो पूरे का मान 0 आ जाता है, तो इसका मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 69। दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर है, ओ ए बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो वर्त और बिंदु पी के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आपको पी भी दे रखी है, उसने कहा है कि वर्त और बिंदु, ये पी बिंदु दे रखा है, देखो ये पी बिंदु दे रखा है और वर्त, इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? ये पीसी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये पीसी, यहाँ तक की दूरी, ये सी बिंदु था तो ये पीसी दूरी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए आपको दोनों इस बिंदु से वर्त के सेंटर के बीच की दूरी निकाल लो और उसमें से आप त्रिज्या को घटा दो, तो ये आपका पीसी आ जाएगा। तो देखो हमारे पास त्रिज्या तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें पी ओ दूरी निकालनी है, यानी कि बिंदु से वर्त के केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है, ये निकालनी है। तो आपको दूरी दे क्या रखी है? देखो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बना लेता हूँ इस प्रकार से। तो देखो ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का होता है। जहां पर स्पर्श करती है वर्त को वो कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये जो पी ओ जो हो गया वो आपका कर्ण हो गया, यानी हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। और ये आपका बी बिंदु है, ये 15 है, तो ये भी आपकी 15 है, यानी कि रेडियस हमारी 15 हो चुकी है। और आपको क्या दे रखा है? ओ ए 15 दे रखा है और पी बी आपको 20 दे रखा है, ये आपको 20 दे रखा है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से पीओ निकाल सकते हो। पीओ निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 400 का स्क्वायर प्लस 225 का स्क्वायर, ठीक है। 400 प्लस 225 स्क्वायर तो कर दिया हमने, ये 625, 625 यानी कि 25। तो इस प्रकार से मैंने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया और कर्ण की वैल्यू निकाल ली है। कर्ण क्या है हमारा? पी बिंदु से ओ केंद्र के बीच की दूरी। अब हमें यहाँ पर एक बिंदु पी सी है, तो ये जो न्यूनतम दूरी है ये फाइंड करनी है। तो यहाँ तक की दूरी आपकी 15 है और पूरी दूरी 25 है, तो 25 में से यदि आप 15 घटाते हो तो इतनी दूरी आपकी 10 आ जाती है, इतनी दूरी 10 आ जाती है। ये न्यूनतम दूरी है बिंदु की वर्त से, कितनी? 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 70 की बात करें, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बराबर 3 BC है, सी बराबर ये है, तो एबीसी कोणों के मान बताने हैं आपको। अब देखो हमें दे रखा है ए बी कोण भी दे रखा है और सी कोण भी दे रखा है। तो अब देखो ए और बी के बीच की बात करें तो किस रेशियो में हो जाएगा? यहाँ से आप विपरीत रख दो इनके गुणांक, यानी कि ए आपका 3 हो जाएगा और ए का गुणांक 1 है, तो ये आपका 3:1 के अनुपात में हो जाएगा, यानी ए आपका 3 अनुपात है तो बी आपका 1 अनुपात है। इसी प्रकार से सी और बी की बात करें तो 2:1 हो जाएगा, विपरीत रख दिया। तो ये आपका कितना हो जाएगा? कौन है 1 अनुपात? बी आपका 1 अनुपात और सी आपका 2 अनुपात। बी आपका 1 अनुपात है और सी आपका 2 अनुपात है। यदि आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो ये 3 आता है, ये 1 आता है और ये 2 आ जाता है। तो हमने इनको कंपोजिट कर लिया है इस प्रकार से, ठीक है। 3 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात, तीनों कोणों के मान आ चुके हैं। तो ये तीनों के तीनों मिलाकर किसके बराबर होंगे? 180 के बराबर होगी, क्योंकि तीनों के तीनों त्रिभुज के कोण हैं।
हम इसको मान लेते हैं पहले कोण को, यदि अनुपात 3 है तो इसको 3x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको 2x मान लिया। अब तीनों का योग कर देते हैं, ये आपका 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से 6x बराबर आपका 180 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 आ जाएगी। तो पहले कोण में मान रखोगे तो आपका 90 हो जाएगा, दूसरे में 30 हो जाएगा और तीसरे में 60 हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों कोण हो गए हैं ए बी सी। कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया है। सवाल नंबर 76, एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। यदि यह पहिया निश्चित दूरी तय करते हुए 5 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 10 चक्कर घूमता है, तो पहिए की चाल बताना है। अब हमें पता है चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। दूरी हमें किस रूप में दे रखी है, 10 चक्कर के रूप में, तो मैं लिख देता हूं ऊपर 10 चक्कर, ये मेरी दूरी होगी। समय कितना दे रखा है, 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो ये हमारी चाल आ गई है, मगर कुछ अजीब सी आई है, यानी चक्कर प्रति सेकंड के अंदर आई है, 10 चक्कर पर सेकंड के अंदर आई है। अब हमें आंसर दिया गया है किलोमीटर प्रति आवर आवर के अंदर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको पहिए की रेडियस दे रखी है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है वो हम निकाल लेते हैं। एक चक्कर की दूरी निकाल लेते हैं अलग से। एक चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 × 2 पाई आर होती है। तो पाई की जगह 22/7 रख दिया और रेडियस आपकी 70 है। तो यहाँ से करोगे आप, ये आपकी 440 आ जाएगी, 440। ये आपकी किसके अंदर आई है दूरी, सेंटीमीटर के अंदर आई है, सेंटीमीटर के अंदर आई है। अब हमें यदि इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। किससे, 100 से भाग दे दोगे तो ये आपकी मीटर के अंदर आ जाएगी। अब ये दूरी हम रख देते हैं कि एक चक्कर की जगह, चक्कर की जगह यानी कि एक चक्कर की दूरी कितनी रख देंगे, चक्कर की जगह 440, 5 तो पहले से था, 100 नीचे आ गया, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड के अंदर हो गया है। दूरी को हमने चक्कर से किस में चेंज कर लिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है। अब आप 0 से 0 कट जाएगी, एक 0 से ये 0 कट जाएगी, तो ये आपकी चाल आ चुकी है कितनी, 44/5 मीटर पर सेकंड आ चुकी है आपकी चाल। अब हमसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो जब आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालनी होती है तो क्या करते हो आप, और मीटर पर सेकंड में दिया रहता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब हमारी किलोमीटर पर आवर के अंदर हो चुकी है। तो इस प्रकार से अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 से यदि आप 18 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 72 हो जाएगा। और 72 792 इतना हो जाएगा, और इसको अब आपको किससे भाग देना है, 25 से भाग देना है। 25 से जब आप भाग दोगे तो पहले कितनी बार जाएगा, 75, 3 बार जाएगा। फिर बचा आपका 4 और 2, 42, 42 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, उसके बाद भी जाएगा आगे पॉइंट लगाकर। तो देखो हमारे पास 31 आ चुका है 2 स्थानों तक, तो 31 आपको दिखाई दे रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 77। अब कहा गया है कि इसमें से इसको घटाना है और कितना आएगा, इसमें से इसको घटाना है और कितना आएगा। ये सवाल काफ़ी आसान है लेकिन डराने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी भारी भारी वैल्यू दी गई है आपको x में, एक्स स्क्वायर में, एक्स क्यूब में। तो हम देखो कैसे घटाएंगे, इसमें से घटाना है ये वाला, जिसको घटाते हैं उसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है, और ये आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपकी माइनस में हो जाएगी। अब देखो एक्स क्यूब है ना, केवल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। एक्स क्यूब केवल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये किसी से घटेगा नहीं। एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से घटेगा, एक्स वाला एक्स से घटेगा, एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब से घटता है। तो पहले वाले के अंदर एक्स क्यूब की कोई पद नहीं है, केवल यहाँ पर है, तो हम लिख देते हैं कि एक्स क्यूब का जो पद है ना आपका इस प्रकार से आएगा, केवल आगे माइनस लग जाएगा, 7/4 एक्स क्यूब, ठीक है।
क्योंकि ये था और घटा रहे हैं इसको, इसलिए बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो माइनस किस किस में दिख रहा है आपको, ये वाला केवल, तो ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है और ऑप्शन नंबर आपके 4 में नहीं है, दो कट गए ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में से और है। अब आप देखो कि आपकी कांस्टेंट जो पद है यहाँ पर -1 दे रखा है, यहाँ पर 1 देख रहा है। इनको चेक कर लेते हैं, केवल इनसे पता चल जाएगा। यानी कि 7/2 में से 9/2 ये हमारे कांस्टेंट है, इनको घटाकर देख लो आप, पता चल जाएगा आपको। यदि आप इनको घटाते हो तो माइनस का 2/2 आता है, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कांस्टेंट पद कितना आ रहा है, -1। कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका +1 है। तो ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बस इतना करना है, सारों को आप लिखो और घटाने का काम करो, ऐसा नहीं करना है। ये टाइम खराब करने के लिए आपका क्वेश्चन बनाया गया है, तो इस प्रकार से करना है। अच्छा सवाल है वैसे ये। सवाल नंबर 81 की बात करें, दो संख्याओं का अंतर 45 दे रखा है। मान लेते हैं x पहली संख्या और दूसरी y, तो दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको, 45 दे रखा है। जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो हमें योग 31 प्राप्त होता है। तो मूल संख्याओं का योग कितना होगा, मूल संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो आप, एक तो ये है कि पहली इक्वेशन आपकी बन गई x-45, इस तरीके से कर सकते हो, x-45, ठीक है। फिर हम कह देंगे कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो x का 1/5 प्लस ये हो जाएगा आपका 7/20। 5 से काटा तो 7, और हाँ 7/20 y, इस प्रकार से हो गए। इनका योग किसके बराबर है, 31 के बराबर है, 31 के बराबर है। यदि आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा और यहाँ पर आपका 7y ही रहने वाला है, और ये 20 उधर चल जाएगा जो हमने एलसीएम लिया, तो ये 620 हो जाएगा, 620 इतना हो जाएगा, हो गया। और एक हमारे पास थी x-y = 45, तो इस पूरे को हम यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4x-4y, और 45 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप 180 आ जाएगा। अब इनको यदि हम घटा दें तो इस प्रकार से साइन आ जाएंगे, यानी प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो ये तो खत्म हो गए। यहाँ पर क्या बचा आपका, प्लस और प्लस 11y हुआ, और यहाँ से आप माइनस करते हो तो 0 हो जाएगा, ये 4 और 4 इतना आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया है हमारा, यहाँ से y का मान आपका कितना आ गया है, 40 आ गया है। y का मान हमारा 40 आ गया है। कितना आ गया, y का मान 40 आ गया। अब x का मान आपको निकालना है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x कितना बड़ा है, 45 अधिक है, तो y + 45 पहली वाली इक्वेशन से किया, कितना हो जाएगा, ये आपका 85 हो जाएगा। तो दोनों का योग x + y का योग कितना आ जाएगा आपका, 85 + 40 करोगे तो आपका आ जाएगा 125 आ जाएगा, 125 आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। दूसरा आप तरीका है, सेकंड मेथड ये है कि यही है कि आप सवाल को किस प्रकार से सोचते हो। तो मैंने माना कि पहली संख्या को, जो छोटी वाली संख्या है उसको मैं a मान लेता हूँ, और बड़ी वाली संख्या को a + 45 मान लेता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनका यदि इसका आपको 20% लेना है, यानी कि 1/5, और दूसरा a है उसका हमें कितना निकालना है, 35, यानी 7/20। ये किसके बराबर होगा आपका, 31 के बराबर होगा। अब यदि आप यहाँ से एलसीएम लेते हो या फिर आप इसको खोलते हो तो आपका a/5 आ जाएगा,
और ये आपका 9 हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा और यहाँ पर आपका 7/20 ए हो जाएगा और 9 उधर चला जाएगा तो घटकर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से आप ए का यदि मान निकालते हो, एलसीएम लोगे, यहाँ 4a आ जाएगा, यहाँ 7a हो जाएगा इस प्रकार से। नीचे आपका 20 है, 20 उधर जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 11a बराबर मेरा कितना आ गया, 440, ए बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ गया। तो एक था ए और एक था a+45, तो ए की वैल्यू यदि आ गई तो दूसरे की भी निकाल सकते हो, दोनों का योग निकाल सकते हो। तो दूसरा हम इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे, ये केवल सोच का एक तरीका है। सवाल नंबर 82, एक वर्त का कोण 30 डिग्री है, यदि इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो इस वर्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखी है आपको, वर्तखंड के चाप की लंबाई बतानी है और कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कोण 360 डिग्री होता है तो चाप की लंबाई कितनी होती है, पूरी वर्त की परिधि यानी 2πr। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 × 22/7 और r का मान आप 42 रख दोगे तो यहाँ से ये आने वाला है, इससे कट जाएगा 6 बार, तो 2 दूनी 4, 4 6 24, 2 6 4, इतना आ जाएगा। 360 डिग्री बराबर इतना आ जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर आपका कितना आ जाएगा, 264/360 डिग्री, इतना आ जाएगा। और 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 264/360 डिग्री × 30 डिग्री आ जाएगा इस प्रकार से। तो आप 30 डिग्री से काटोगे इसको, कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 बार, 12 बार, और 12 से यदि इसको सॉल्व करते हो आप तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी 22 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, चाप की लंबाई 22 आ चुकी है, ये आ चुका है। कुछ ने फॉर्मूला भी याद कर रखा होगा, यही एक फॉर्मूले का रूप है। उसमें क्या लिखा होगा कि 2πr परिधि, ठीक है, बटे 360 इस प्रकार से, इंटू वो कोण, इंटू कोण, इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया चाप की लंबाई का। इसका फॉर्मूला हो गया चाप की लंबाई का। या फिर 2 से यदि हम इसको काट दें तो ये फॉर्मूला मिल सकता है आपको, πr/180 इंटू वो कोण। तो ये हो गया हमारा चाप की लंबाई का। यदि आप फॉर्मूले की बात करो तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको इसके अंदर वही तरीके से वैल्यू पुट करनी है और आपका मान आ जाएगा। तो ये तरीका है। सवाल नंबर 85, 21,150 रुपए एबीसी के बीच बांटे जाते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है। अपनी संबंधित धनराशियां प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से की कुछ धनराशि ए को दे देता है, सी ने कुछ राशि ए को दे दी, ठीक है। इस अंतरण के बाद ए और सी की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो सी ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी है। तो देखो इस राशि की देखो हमें जरूरत भी नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसके बिना भी सवाल हो जाएगा। ए अनुपात, क्योंकि हमें जो पूछा गया है वो अनुपात के रूप में पूछा गया है कि कितना हिस्सा, उसका कितना हिस्सा, ठीक है। यदि एक्चुअल वैल्यू देता, रुपए के अंदर वैल्यू देता, तब हमें जरूरत पड़ती। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया, ए और बी का अनुपात हो गया 4:5, बी और सी का अनुपात हो गया 3:4। तो एक अनुपात को बनाते हैं यहाँ से, तो ये आपका 12 हो जाएगा। ये इस प्रकार से करना है आपको, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अनुपात आ गया है। सरल करते हो तो कितना हो जाएगा ये आपका, यदि हम सरल करते हैं या फिर ऐसे का ऐसे रहने दो। अब आपको क्या करना है, ए ने क्या किया, सी ने ए को अपना कुछ हिस्सा दे दिया, तो केवल ए और सी को ले लेते हैं हम, a/c। ए का हिस्सा कितना है, हम कहेंगे 12 है। सी का हिस्सा कितना है, 15 है।
सी का हिस्सा 20 है। तो सी ने कुछ दे दिया, मान लिया कि उसने एक्स दे दिया, तो इससे एक्स कम हो जाएगा और ए में एक्स जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जो नया अनुपात आया है वो 7:9 हो गया है। कितना हो गया है? 7:9 हो गया। अब इन दोनों को आप बराबर कर दो, तो यहाँ से 12 निम्न 108 हो जाएगा आपका, प्लस 9x हो जाएगा, ये आपका 140 माइनस 7x हो जाएगा। अब आप इस 7x को इधर लाते हो तो 16x हो जाता है। इसको घटाओगे 140 में से, आपका कितना बचेगा? 8 घटाते हो तो 32 बच जाता है, 32। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान कितना आ गया है आपका? 2 आ गया है। तो देखो, पूछा गया है कि सी ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी। सी का मूल हिस्सा कितना है? 20, यानी कि 20 अनुपात उसको पैसे मिले हैं और उसने 2 अनुपात दे दिया है। तो अनु ये यानी कि भिन्न के रूप में कितना हो जाएगा? 2 हिस्सा कुल टोटल 20 का दिया है, तो हम कह देंगे कि 1/10 हिस्सा उसने दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से 3 हो जाएगा, यानी कि सी की मूल राशि का वो हिस्सा जो उसने दिया है कितना है? 1/10वां हिस्सा है। तो शिफ्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं या सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। तो परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है, यानी कि परिमाप किसके बराबर है? क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर है। इस प्रकार से दे रखा। अब दूसरी चीज, ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, लंबाई क्या दे रखी है? चौड़ाई से 5 अधिक है। मान लिया कि लंबाई L है या X मान ले, L ही मान लेते हैं, चलो ध्यान। चौड़ाई को हम W से मान लेते हैं। तो चौड़ाई से कितनी अधिक है लंबाई? 5 अधिक है। इस प्रकार से हो गई, 5 अधिक हो गई। तो ठीक है, ये आपके पास लंबाई आ गई, चौड़ाई आपके पास W आ गई। इस प्रकार से अब हमें क्या निकालना है? एक बार आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और एक बार आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। तो जब हम क्षेत्रफल यानी a की वैल्यू निकालते हैं, तो चौड़ाई तो आपकी W हो गई और लंबाई आपकी इतनी हो गई है, तो हम कहेंगे W प्लस 5। इस प्रकार से हो गया। और जब हम परिमाप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? परिमाप आपका क्या होता है किसी आयत का? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू रखोगे कितना आ जाएगा? ये 2W प्लस 5। इस प्रकार से हो जाएगा। सरल करोगे तो 4W प्लस 10 हो चुका है। तो आपके पास एरिया आ चुका है, आपके पास परिमाप आ चुका है। इस फॉर्मूले में अब ये मान रख दो आप। परिमाप तो देखो हमें निकालना भी नहीं है। एरिया का मान रखा हमने, कितना आ जाएगा? W² प्लस 5, W² प्लस 5W हो जाएगा। और परिमाप आपका हो गया 4W प्लस 10, ये हो गया है। तो यहाँ से आपके पास क्या मान आएगा? एक समीकरण आ जाएगी, W² 4W को उधर ले जाओगे तो केवल W बचेगा और 10 को ले जाओगे तो ये आपका -10 इक्वल 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमें W का मान निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये आपका? तो ये इक्वेशन बन चुकी है W²। अब इसका मान निकालने के लिए 10 है यहाँ पे, तो 10 को 2 भागों में तोड़ो कि घटाने पर 1 बचे। क्या आएगा? 2 और 5, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहाँ गलती हो गई है?
4 + 10। ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है और परिमाप का मान इसके क्षेत्रफल के मान के 1/3, यानी कि इसके नीचे 3 था और ये 3 ने हमें खराब कर दिया है, 3 उधर जाएगा तो आपका 12W हो जाएगा, उसके बाद में ये 30 हो जाएगा और इधर आपका W + 5W हो जाएगा, W² + 5W हो जाएगा। अब आपका इधर W² हो गया और उस साइड के अंदर देखो इस प्रकार से ये 5 यदि उधर जाएगा तो आपके पास 7W बचेगा प्लस 30 हो गया, इधर केवल W² बचा। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि W² - 7W - 30 = 0। तो यहाँ से आपके मान आ जाएंगे, घटाने पर इसको घटाएं तो 15 को यदि आप 2 से करते हो और हाँ 10 और 3 तो एक आ गया आपका 10 प्लस का 3W - 30 = 0 के बराबर। तो यहाँ से आपके एक गुणनखंड बन जाएगा, W कॉमन आ जाएगा, W - 10 हो जाएगा, दूसरा आपका 3 कॉमन आ जाएगा, W - 3 हो जाएगा, ये आपका। तो दो गुणनखंड क्या क्या बने आपके, एक तो W + 3 बना और एक W - 10 बना, ये दोनों 0 के बराबर हैं। तो प्लस वाली वैल्यू किससे आएगी, जब W - 10 को हम 0 के बराबर रखेंगे और वो आएगा आपका W = 10 आ जाएगा। ये दूसरे से माइनस की वैल्यू आएगी इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो आपका जो चौड़ाई है वो कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। यदि हमारे पास चौड़ाई W की वैल्यू 10 आ चुकी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 + 15 हो जाएगी। तो यहाँ से परिमाप कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 2 × 10 + 15 25, यानी कि 50। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त पर ABC 3 बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि जीवाएं AB और AC द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण क्रम से इतना है। ठीक है, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं इस प्रकार से, एक है AB, दूसरी है AC, ये हो गई, ये आपका A बिंदु हो गया, ये B हो गया, ये C बिंदु हो गया। वृत्त का केंद्र O है तो BAC ग्रेटर देन है, यहाँ पर आपका केंद्र O है। इस प्रकार कोण BAC का मान बताना है, यानी कि इस A कोण का मान हमें ज्ञात करना है और कह रहा है कि ये जो जीवा है ना, ये वाला कोण कितने का बना रही है, ये आपका 90 डिग्री है और AC जो जीवा है वो आपका कितने का कोण बना रही है, 110 डिग्री का बना रही है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 110 डिग्री हो गया, तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 200 हो जाएगा। ये आपका 200, तो ये कोण 160 डिग्री का हो गया। ये 90 था, ये 110 है, तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए ये कोण कितना हो गया आपका, 160 डिग्री हो गया। अब हम फिर से बना लेते हैं एक बार वृत्त को। अब क्या कह रहा है कि वो एक बार तो इस प्रकार से और एक बार इस प्रकार से केंद्र पे, ये केंद्र आपका O हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं यदि ये कोण आपका 160 डिग्री है, केंद्र पर बना कोण दुगना होता है परिधि पर बने कोण का, यानी कि ये आपका आधा हो जाएगा, 80 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यही कोण A पूछा गया है हमसे। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 6, शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। तो देखो हमें ये चार चीजें सबसे पहले निकालने की होती है कि दो चीजें आपको दी मिलेगी और दो चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। तो यदि देखो ये नाव की चाल हो गई, ये धारा की चाल हो गई,
ये अनुदिश चाल हो गई और ये प्रतिकूल चाल हो गई। ये अनुकूल हो गई प्लस वाली और माइनस वाली प्रतिकूल हो गई। तो ये आपको दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं, 30 और 6 दे रखे हैं। ये आपको 30 दे रखा है, ये आपको 6 दे रखा है। इस प्रकार से अब हम x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं, तो अनुदिश चाल आपकी 36 हो जाएगी और ये आपकी 24 हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों दिशा की चाल आ चुकी है। इस प्रकार से अब 5 मिनट चलता है वो। तो धारा की दिशा दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। इस प्रकार से जब धारा की दिशा में चलता है तो दूरी कितनी चलेगा, हम कहेंगे चाल इंटू समय। ठीक है, किस में दिखा रहा है, किलोमीटर में दिखा रहा है, और हमने किस में निकाली है, अभी तक चाल किलोमीटर में निकाली है। समय को भी हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो चाल है 36 और समय है 5/60। दूसरे टाइम की बात करें तो चाल आपकी है 24, समय है 5/60। अब देखो कितना होता है, ये 5 से 12 जाएगा और 12 से ये आपका 3 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर भी 12 जाएगा और 12 से ये आपका 2 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में क्रम से इतनी दूरी तय करेगा 5 सेकंड के अंदर। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। यदि आपको इस प्रकार से दिया रहता है कि NCR ये किसके बराबर होता है, NC N-R। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि हमें n की वैल्यू निकालनी होती है तो आप इन दोनों को योग कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यदि हम इन दोनों का योग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों में आपको सिंपल नीचे वाले जो दोनों हैं 3 और 8, इन दोनों का योग कर दो, कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। योग कर दिया है, कितना हो गया, 11 हो गया है। इस प्रकार से ठीक है, सिंपल ये तरीका है। अब आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है कि NCR को यदि हम ओपन करेंगे, NC3 को या NCR को यदि आप ओपन करोगे तो क्या होगा। NCR को यदि आप खोलते हो तो इसका हो जाएगा, ऊपर तो फैक्टोरियल n आएगा और नीचे n-r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। ये NCR का एक्सप्रेशन होता है, जहां पर फैक्टोरियल n क्या है, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणनफल, r क्या है, 1 से लेकर r तक की संख्याओं का गुणनफल। लेकिन यदि आपको NPR दे रखा है तो इसका मतलब होता है, इस एक्सप्रेशन को कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल n/n-r, केवल इतना। ये फैक्टोरियल r वाला इसके अंदर नहीं आता है। तो ये भी दे सकते हैं आपको कि इन दोनों को यदि बराबर करते हैं, इन दोनों को यदि रिलेट करें तो क्या होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए आपके पास और इस सवाल को इस प्रकार से करना है। अब जब भी मिले आप केवल नीचे वालों को जोड़ दो, आपका n का मान आ जाएगा। n का मतलब कुल टोटल। सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको 10,000 मीटर स्क्वायर दे रखा है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, इसका हमें विकर्ण निकालना है। इसका विकर्ण निकालना है, पहले वाले का विकर्ण निकालना है। तो इसका यदि आप विकर्ण निकालते हो, विकर्ण के पहले आप भुजा निकालोगे। क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 10,000। तो भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, हम कहेंगे हमारी भुजा हो जाएगी 100। ठीक है, भुजा आपकी 100 हो चुकी है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण होता है भुजा √2। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 100 √2 हो जाएगा। तो पहले का आपको विकर्ण पता चल चुका है। अब पहले का विकर्ण दूसरे की भुजा के बराबर है, तो दूसरे की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, ऐसे लिखो, दूसरे वर्ग की
भुजा किसके बराबर होगी? पहले के विकर्ण के बराबर होगी। पहले का विकर्ण कितना है? 100√2 है, तो दूसरे की ये भुजा है। इसको हम ए से दर्शा देते हैं। चलो ठीक है, इस प्रकार से हो गए। अब उस वर्ग का परिमाप निकालना है। भुजा आ गई, आपको परिमाप निकालना है। तो दूसरे का परिमाप कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो यहाँ पर 4a हो गया है, तो आप क्या रखोगे? 400√2 मीटर, ये हो जाएगा। दो वर्ग दे रखे हैं आपको, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 20, इफ tan थीटा बराबर इतना दे रखा है तो sin थीटा का मान निकालना है। तो देखो, इस माइनस को सबसे पहले आप छोड़ दो। आप सोचो कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 दे रखा है, tan थीटा बराबर 4/3 दे रखा है, तो इसके लिए त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो ये मेरा कोण थीटा है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। थीटा के सामने की भुजा लंब जो कि 4, तो ये भुजा आपकी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है। यदि यहाँ से देखते हैं तो आपका साइन थीटा का मान कितना आ जाता है? 4/5 आता है, 4/5 आता है। अब आगे की कहानी, माइनस का खेल। हम जानते हैं कि tan थीटा कब माइनस होता है? tan थीटा कहाँ पर माइनस का होता है? जब tan की बात करते हैं तो tan एक तो यहाँ पर माइनस होगा, एक tan यहाँ पर माइनस होगा, यानी ऋणात्मक कहाँ कहाँ पर होगा? यहाँ पर हो, सेकंड चतुर्थांश में होगा या यहाँ पर होगा, इन दो जगह पर ऋणात्मक हो सकता है tan। अब हम जानते हैं कि हमें साइन का मान निकालना है, तो साइन कहाँ कहाँ पर? इन दोनों में से देखते हैं। साइन यदि यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और यदि यहाँ देखें तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल cos पॉजिटिव होता है। तो साइन के यदि tan माइनस का 4/3 है, तो दोनों में से किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं साइन का मान यदि इस चतुर्थांश में है tan, तो वो साइन पॉजिटिव आएगा, और यदि बाई चांस tan इसमें था तो साइन का मान नेगेटिव होगा। ये इसलिए दोनों मान हो सकते हैं, 4/5 भी हो सकता है, और यदि इसमें होता तो -4/5 हो सकता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से सवाल नंबर 22, राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में से 5 घटाता है। राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखो, 101 से छोटे सभी वर्ग देखो आप क्या क्या होते हैं। एक तो 1 हो गया, एक आपका 2 का वर्ग होता है, कितना? 4 होता है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इतने वर्ग होंगे इससे छोटे। अब ये देखो क्या है, इसका मतलब क्या है? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। तो हमें 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग का फॉर्मूला पता है। n+1 2n+1/6 ये लगा दो, तो इससे रखोगे तो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका कितना हो गया? 11 हो गया है। ये आपका 21/6 करोगे। इस प्रकार से काटोगे आप, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 35,385 इतना आ जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक के पदों का योग क्या आ गया? कितना आ गया? 385 आ चुका है। इन सभी के वर्गों का योग आ चुका है। सभी पूर्ण वर्गों के संख्याओं का योग कितना आ चुका है? 385 आ चुका है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक में से यदि 5-5 घटा दिया जाता है, यानी 1 में से 5 घटा दो, 4 में से 5 घटा दो, 9 में से 5 घटा दो, या फिर हम क्या करें कि 10 संख्याओं में से 5-5 घटाना है। पहले
कुल टोटल ही घटा देते हैं। यदि 1 में से 5 घटाना है तो 10 में से कुल टोटल कितना, 50 घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं, 50। तो आपके पास योग था 385, इसमें से यदि मैं 50 घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 335, इतना बच जाएगा, इतना बच जाएगा। अब इसका आपको माध्य या औसत निकालना है। कितना हो जाएगा, 335, तो ये हो चुका है, ठीक है। और कितनी संख्याएं टोटल, 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं तो कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा, 33.5। ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 23, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब अनुपात 12-17 के दोनों पदों से घटाया जाता है तो प्राप्त अनुपात 11-20 से कम होता है। किससे कम होता है, जब इसमें से घटाया जाता है तो प्राप्त अनुपात, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या मान लेते हैं x। 12 में से x घटाया और 17 में से यदि आपने x घटाया तो ये छोटा होगा अनुपात किससे, 11/20 से अनुपात ये छोटा होगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। 20 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, छोटे का साइन, और 187 माइनस 11x इतना हो गया है। ये आपका 20x है। अब देखो, मैं यदि 20 को उधर ले जाता हूं तो 20 प्लस का हो जाएगा, ये आपका 240, ये आपका हो गया 240। 187 को इधर लिया है और इसको 20 को उधर ले जाते हैं तो 20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 20x माइनस 11x, इस प्रकार से। ये 87 आप घटाते हो तो 13 और 40 बचा, 13 इधर और 40 इधर, यानी कि 13 40 ये 53 बचा। इनको घटाओगे तो ये आपका 9x बचा है, 9x बचा है। आगे 53/9 किससे छोटा है, x से छोटा है, x से छोटा है। तो देखो x का मान क्या है, बड़ा है किससे, 53/9 से मान बड़ा होना चाहिए। वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, 53/9 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो भिन्न के रूप में है। यदि पूर्ण संख्या की बात करें तो इससे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या क्या हो सकती है। अब यदि ऑप्शन से भी थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे तो 9 से क्या कट सकता है, मैं यदि ऊपर 54 रख दूं बटे 9 करूं तो इस प्रकार से मेरा 6 आएगा, 6 आएगा, जो कि क्या होगा, इस 53/9 से बड़ा होगा क्योंकि मैंने ऊपर एक अधिक ले लिया है। तो इस प्रकार से x का मान हम कह सकते हैं कि 6 हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए मान और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये आपका कितना हो गया है, 6 हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 34 की बात करते हैं। इस प्रकार से आपसे दिया गया है और इसका मान पूछा गया। जब भी x प्लस वाई प्लस इस प्रकार से दे रखा हो और इस प्रकार से स्क्वायर दे रखा हो तो यानी कि हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों साइड ये करना पड़ेगा। अब आप स्क्वायर करो, यदि स्क्वायर करते हो तो बनेगा इधर x² प्लस a², y² प्लस b², z² प्लस c², साथ में आएगा 2 इंटू XY/AB प्लस YZ/BC प्लस ZX/CA, ये बन जाएगा आपका। और ये किसके बराबर है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 के बराबर है। अब इस पूरे का हमको मान निकालना है, तो इसको आप कुछ भी मान सकते हो। मान लिया कि P मान लो, या जो भी मान, यदि इसका मान निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं, वैल्यू मान लेते हैं, इसको वैल्यू मान लिया, या m से मान लेते हैं, इसको m से मान लिया। तो अब आपका क्या बचा, ये तो m हो गया पूरे का पूरा, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका इस प्रकार से दे रखा है 2, यहाँ आपका
एक्स वाई बटे ए बी प्लस वाई जेड बटे बी सी प्लस जेड एक्स बटे सी ए, ये हो गया है किसके बराबर हो गया है, 3 के बराबर हो गया है। तो m का हमें वैल्यू बतानी है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें रखनी है, हमें एक कंडीशन और दे रखी है। क्या दे रखा है, a बटे एक्स प्लस बी बटे वाई प्लस सी बटे जेड बराबर 0 दे रखा है। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम लो आप, जब आप एलसीएम लेते हो तो a इंटू क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, b इंटू क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, और c इंटू एक्स वाई हो जाएगा, नीचे एक्स वाई जेड हो जाएगा आपका, इस प्रकार से हो जाएगा। ये बराबर दे रखा है आपको 0 के। और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये बराबर दे रखा है आपको 0 के, यदि आप इसका एलसीएम लेते हो तो देखो ये आपका वाई जेड बन गया है, ये एक्स जेड हो गया है, ये हो गया है। अब आपको इसका भी एलसीएम लेना चाहिए, m प्लस 2। यदि हम इस पूरे का एलसीएम लेते हैं तो नीचे तो आपका आ जाएगा ABC, और नीचे तो आपका ABC आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB है तो यहाँ पर C आ जाएगा, तो C एक्स वाई आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर A वाई जेड आ जाएगा, और यहाँ पर B जेड एक्स आ जाएगा बराबर 3 के। तो यहाँ देखो क्या आया, यदि मैं इस एक्स वाई जेड को उधर ले जाता हूँ तो ये मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ए वाई जेड प्लस बी एक्स जेड प्लस सी एक्स वाई, ये मेरा 0 के बराबर हो गया। और ये वैल्यू यदि आप यहाँ पर देखते हो तो सी एक्स वाई वाई जेड यही वैल्यू है, तो इसका अंश है वो आपका 0 हो गया। तो पूरा का पूरा ये पद मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। इसकी जगह हम रख देते हैं 0 बराबर 3। तो m बराबर आपका कितना आ गया है, m बराबर आपका कितना आ गया है, 3 आ गया है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37। चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1250 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है आपको। तो अब देखो 1250 से बढ़कर 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो जब भी आपको दर नहीं दी होती है और दर ज्ञात करनी होती है, मैंने आपसे कहा है कि आप इसको लिख लो इस प्रकार से, ये आपका मूलधन लिख लो और एक आपका मिश्र धन लिख लो। ठीक है, यहाँ पर ब्याज नहीं लिखना है, मिश्र धन लिखना है। यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो इस साइड आप 2 0 लगा दो। अब इनको काटने की कोशिश करो, किसी से कटता है क्या, पीछे 0 है तो ये 5 से कट सकता है लेकिन ये नहीं कट सकता, ये सम है लेकिन ये नहीं है। 3 से यदि करोगे तो यहाँ पर 8 आता है, यानी कि इन सबको जोड़ोगे तो यानी 3 से भी नहीं कटेंगे ये, तो ये किसी से नहीं कटेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यदि 3 वर्ष की बात है तो इसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं। किसका क्यूब रूट होगा, 3 0 है तो जब क्यूब रूट करोगे तो 1 0 बन जाएगा, और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो यानी कि ये 50 का क्यूब हो चुका है। तो क्यूब रूट कहोगे तो 50 का, यानी कि इसका क्यूब रूट 50 होता है। इसी प्रकार से इसका आप क्यूब रूट निकालते हो तो कैसे निकालोगे, राइट साइड से 3 3 के जोड़े बनाओ, 3, इस प्रकार से 3 3 के हमने जोड़े बना लिए हैं। अब देखो लास्ट में यदि 7 आया है, लास्ट में इस जोड़े की यदि बात करें 877 की, लास्ट में यदि 7 आया है तो इसका मतलब क्या है, 7 कब आएगा, किसके स्क्वायर में आएगा, 3 के स्क्वायर करोगे तो 27 आएगा, और यहीं पे आपको मिलेगा। तो यानी कि लास्ट की जो अंक है वो तो 3 होगा। अब 148, आगे वाले में 148, इससे छोटा घन आपका कौन सा होगा, इससे छोटा घन कौन सा होता है, 5 का होता है, कितना, 125। 6 की बात करें तो 216 हो जाता है। ये किसका होता है,
5 का घन होता है। किसका होता है? 5 का घन। तो आगे आ जाएगा आपका 5, पीछे आ गया 3, यानी कि ये 53 का क्यूब है। 53 का क्यूब है। तो यानी कि 1 साल की बात की जाए तो 50 से राशि कितनी हो चुकी है? 53 हो चुकी है। ब्याज कितना आया? 3 आया। और 1 साल का जो ब्याज होता है वही आपकी दर होती है। आप सॉल्व करोगे ये आपका 6% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये हो चुका है। सवाल नंबर 52, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 और इतनी देर की है। त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो देखो, यदि समकोण त्रिभुज है ये, सबसे पहले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक भुजा आपको 7 दे दी है, दूसरी 24 दे दी है, तो तीसरी 25 होती है। ये ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये एक समकोण है और दे भी रखा है उसने समकोण है। इस प्रकार से यदि ये समकोण है तो यदि जो इसका परिवर्त है, जो इसका परिवर्त है उसका परिवर्त है, परिवर्त का व्यास कर्ण को दर्शाएगा। परिवर्त का व्यास क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और त्रिज्या क्या होगी? कर्ण की आधी हो जाएगी। तो कर्ण 25 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? कर्ण की आधी 12.5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 61 की बात करें। अब देखो, ऐसे गैर समरूप, सबसे पहली बात, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं कि उनकी आकृति एक जैसी होनी है। जैसे यदि ये है तो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन उनकी आकृति क्या है? एक जैसी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। तो गैर समरूप का मतलब यानी समरूप नहीं होना चाहिए, एक जैसा ही, यानी एक समरूप, यदि एक त्रिभुज की बात कर ली तो वैसा दूसरा त्रिभुज नहीं होना चाहिए उस आकृति का, तो गैर समरूप हो गए। न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या बतानी है। न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या बतानी है। गैर समरूप न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या बतानी है जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। ठीक है, यदि समरूप होता या फिर कुछ नहीं कहता वो, तो कितने भी त्रिभुज हो सकते थे, क्योंकि यदि कोणों की बात की जाए तो भुजाओं की लंबाई को बढ़ा दो तो कोण तो वही रहने वाले हैं, भुजाओं की लंबाई को बढ़ा दो आप तो कितने भी अनंत त्रिभुज हो सकते थे, मगर वो सारे के सारे कैसे होते? समरूप होते। मगर उसने क्या कह दिया? गैर समरूप त्रिभुज। तो गैर समरूप हो गया। तो एक चीज तो ये कट चुका है, पहली चीज तो कि अनंत त्रिभुज हो सकते थे, उसको काट दिया कि एक ही त्रिभुज होगा यहां से गैर समरूप से। तो एक तरीके का, एक डिजाइन का एक ही त्रिभुज होगा यहां से, तो ये हो गया। अब एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। ठीक है, एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि मान लिया कि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है, यानी कि दो भुजाएं बराबर है। दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। ठीक है, तो जो तीसरा कोण बचा वो, या तो क्योंकि समद्विबाहु है इसलिए दो कोण बराबर होने चाहिए, तो तीसरा कोण है वो पहले कोण के बराबर हो सकता है, या फिर तीसरा जो कोण है उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? एक कोण तीसरे कोण के बराबर, एक दूसरा कोण यानी एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है, और जो तीसरा कोण है किसी ना किसी के बराबर होगा। तो मान लिया कि वो 4, या तो 4 हो सकता है या 1 हो सकता है। इस प्रकार से ये दो कंडीशन बन सकती है। तो यदि मैं इनको जोड़ता हूं, लेता हूं कि ये x, ये 4x हो चुका है, यहाँ पर x 4x हो चुका है। इन सबको यदि आप जोड़ते हो तो ये 6x बराबर 180 के बराबर होगा। तो x बराबर आपका कितना? 30 आ जाएगा। 30 आ चुका है। तो कोण क्या आ गए आपके? 30, 30 और एक आपका 120 हो चुका है। दूसरे में कोण कितने आ गए आपके? दूसरे में कितने आ गए आपके? हो गए हैं, यदि यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, ये आपका 9x हो चुका है। यहाँ पर यदि बात की जाए 9x की वैल्यू 180 की बराबर है, तो x की वैल्यू आपकी 20 के बराबर है। तो ये आपका 20 हो गया है, ये आपका 80 हो गया है, ये आपका 80 हो गया। इस प्रकार से अब देखो, उसने दो तरह के त्रिभुज ये बन सकते हैं, या तो दो कोण हो सकते हैं 30, एक कोण हो सकता है 120, या फिर एक कोण 20 हो सकता है, दो कोण 80 80 के हो सकते हैं। लेकिन उसने कहा है न्यून कोण,
न्यून कोण की बात करते ही न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें सभी कोण 90 से छोटे होने चाहिए। यदि 90 से एक भी कोण बड़ा हो गया तो वो अधिक कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण नहीं होता है। तो ये वाला पूरा का पूरा ऑप्शन आपका कट गया है, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, उसने केवल न्यून कोण की बात करी है। तो समरूप नहीं होना चाहिए और न्यून कोण होना चाहिए। तो केवल ये एक ही कंडीशन बनती है, यानी कि एक ही त्रिभुज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3, यानी कि एक ही त्रिभुज हमारा बनेगा, एक ही त्रिभुज। सवाल नंबर 81 की बात करते हैं। यदि ए बी के 7/5 के बराबर है, बी सी के 1.50% के बराबर है और सी डी के 5% के बराबर है, तो ए अनुपात डी का मान निकालना है। तो आपको देखो ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है और सी अनुपात डी भी दे रखा है। अब यदि मैं इनको सॉल्व करूं तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, इस प्रकार ए अनुपात डी आ जाता है। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ए अनुपात डी निकालना है तो क्या करेंगे, इसको निकालना है तो क्या करेंगे, ए बटे बी बराबर 7.5% दे रखा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 7.5/100, इस प्रकार से। तो ये मेरा ए यहाँ लिखूंगा, बी यहाँ लिखूंगा, 7.5 और बी को कितना लिखोगे आप, 100 लिख दिया। ये इसको हटा दो बस, केवल इस प्रकार से बी इंटू सी करोगे, कितना हो जाएगा आपका, इधर तो हम लिख देंगे बी की वैल्यू 1.50 और यहाँ हो जाएगी सी की वैल्यू कितनी, 100 हो जाएगी। अब ये आपको देखो डी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी होना चाहिए, तो इसको उल्टा करना है आपको। इधर 100 आएगा और डी की वैल्यू इधर आएगी, कितनी आएगी, 5 आएगी। ये वाला ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि जो अपन अनुपात क्या लिया, सी डी लिया है और यहाँ पर आपको डी सी दे रखा है। यहाँ पर क्या है, सी डी, यहाँ पर है डी सी, इसलिए इस प्रकार से रखना है आपको। तो ये 100 से आपका 100 कट जाएगा। यदि यहाँ पर बात करें, ये यदि आप पॉइंट हटाते हो तो यहाँ 0 लगेगी, ये पॉइंट हटाते हो तो ये भी इधर 0 लगेगी, तो आप कहीं पर भी लगा दो, चाहे यहाँ पर लगा दो, कितनी 2 0 लगेगी, इस प्रकार से। तो 1 0 से तो 1 0 कट गई, इस प्रकार से कट गया। अब आपके पास ये बचा है, तो आप जब 25 से काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, और इसको यदि आप 25 से काटोगे तो ये 400 हो जाएगा, 400 हो गया। 5 से काटोगे तो ये आपका 3 बार जाएगा, तो कितना आ गया, लेफ्ट साइड में 9 आ गया और राइट साइड में 400 आ गया। तो 9 अनुपात 400 हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आपको ये कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों। और ये आपका सेकंड लास्ट पेपर था, अब केवल लास्ट पेपर आएगा जो 31 जुलाई को हुआ था, उसके बाद आपकी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।